Good morning and welcome to Ascent Online Classes Class 8 SST। लास्ट टाइम जो चैप्टर हम कर रहे थे सिविक में, आज वो लास्ट इसमें फंडामेंटल राइट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। ये सब राइट्स हमने पढ़ लिए थे, सेपरेशन ऑफ पावर, पार्लियामेंट फॉर्म, और जो फर्स्ट वन इसमें था फेडरलिज्म। ये की फीचर्स ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन है। ये मैंने लास्ट टाइम होमवर्क दिया था, आई थिंक आपने सबने कंप्लीट कर लिया था। फंडामेंटल राइट्स वेरी इम्पोर्टेंट है, और इसके अंदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक जिसको बोलते हैं मौलिक अधिकार, पर पर्सन के क्या क्या अधिकार है। सबका अपना एक राइट होता है, बिकॉज इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री। Now we are going to read. This section has been referred as the constitution of the Indian constitutions. These rights are such that they are protect against the misuse of power. If a common Indian citizen is exercised the according, it protect them against the absolute and arbitrary power exercised by the states. It guarantee an individual's right against the other individuals and sometimes even the states. इसमें सबसे वेरी इम्पोर्टेंट है कि सबका पर स्टेट्स का और पर पर्सन का अपना एक अलग पावर होता है, लेकिन इसको कोई भी मिसयूज नहीं कर सकता। अगर किसी ने मिसयूज किया तो उसके अगेंस्ट में एक गवर्नमेंट या स्टेट्स कुछ आपके प्रति एक्शन ले सकती है। Moreover, the different minority community are also showed the necessity for the constitution to join rights and are the would guard their groups. The constitution therefore also granted the rights of minority against the majority. As Dr. Ambedkar has said about the human rights, their object is twofold. The first aim is that every citizen must be capacity to claim those rights, and secondly, these rights must be mandatory upon the every power that has got a अथॉरिटी। अब मैं आपको एक एक लाइन इसमें नहीं समझाऊंगा, ये बहुत इजी है, आप खुद इसमें पढ़ सकते हो। मैं आपको इसका जो मेन थीम है, इसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक कुछ अलग ऑब्जेक्ट्स जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन के जन्मदाता हैं, इन्होंने दो चीज़ बताई थी कि माइनॉरिटी और मेजॉरिटी में आप कोई भी फ़र्क ना करें। मतलब अल्पसंख्यक और जो बड़े लोगों के ग्रुप होते हैं उसमें कोई भी डिपेंड नहीं रखना, सबको ह्यूमन राइट्स का पावर रहता है। और ये ह्यूमन राइट्स का पावर उसमें क्या है, हर पर पर्सन के ऊपर एक अधिकार होता है, वो किसी के ऊपर क्लेम लगा सकता है अगर उसको कोई अधिकार नहीं मिलता है। जब द राइट मस्ट बी एवरी पावर द गॉट अथॉरिटी टू मेक लॉ, और उसके पास पूरा पावर रहता है कि वो एक लॉ कानून के अंतर्गत रह के किसी, अगर कानून का हनन हो रहा है, राइट्स का हनन हो रहा है, तो वो कोर्ट में जा सकता है। इन एडिशन टू फंडामेंटल राइट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो एज ए सेक्शन नेम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और स्टेट पॉलिसी होती है हर स्टेट की एक कुछ प्रिंसिपल्स या कुछ राइट्स होता है जिसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बोलते हैं। उसके अंतर्गत उसको सब नियम को फॉलो करते हुए आगे बढ़ना होता है, ये इसके लिए मेन है। दिस सेक्शन वाज फॉर्म्ड मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली टू एंश्योर numerous social and economic changes serve to guide to liberate Indian state to institution law and policies that help to decrease the poverty of the people। और इस प्रिंसिपल को अंतर्गत रखते हुए ये सभी को फॉलो करना पड़ता है। ये आपको खुद को पढ़ना पड़ेगा, आपका सिलेबस बहुत वास्ट है, थोड़ा फास्ट मैं पढ़ाऊँगा। और कौन कौन से ऐसे फंडामेंटल राइट्स है जिससे वायलेंट हो सकता है। अगर इफ़ ए 13 ईयर ओल्ड चाइल्ड इज़ वर्किंग इन फैक्ट्री, अगर 13 साल का बच्चा, मतलब 18 साल से कम बच्चा जो भी फैक्ट्री में काम करता है, तो वो फंडामेंटल राइट्स को क्या करता है,
डिसओबे करता है, उसका पालन नहीं करता है। और इसका मतलब उन्होंने एक भारत का अधिकार को तोड़ा है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है। इसी तरह कोई पॉलिटिशियन अपने स्टेट में मना करता है एक दूसरे लेबर को, जैसे अपने यहाँ एमपी यूपी सब से आए हुए, ये अपने फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत है। अगर यहाँ की गवर्नमेंट कह दे कि नहीं, राजस्थान को छोड़ के कोई भी स्टेट के लोग यहाँ काम नहीं कर सकते, तो वो फंडामेंटल राइट्स को ब्रेक करता है। वैसे ही नॉट गिवन, अगर केरल के अंदर दूसरे मीडियम जैसे तेलुगु है, हिंदी मीडियम है, इंग्लिश मीडियम, अगर कोई दूसरे स्टेट के मीडियम को अगर कोई मना करता है, तब भी फंडामेंटल राइट्स ब्रेक होता है। इफ द गवर्नमेंट डिसाइड नॉट टू प्रमोट एन ऑफिसर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस फॉर द विंग, और अगर गवर्नमेंट प्रमोट नहीं करते हैं कोई आर्मी में किसी लेडीज को जाने के लिए, तब भी ये एक फंडामेंटल राइट को ब्रेक होता है, क्योंकि वुमेन को सभी हर क्षेत्र में बराबर का अधिकार दिया गया है। और ये सेक्युलरिज्म है, इसमें ये होता है कि हर स्टेट को अपना एक अधिकार होता है सभी के लिए। स्टेट रीजन, आवर कंट्री इज न्यूट्रल इन द मैटर ऑफ रीजन। जैसे राजस्थान, महाराष्ट्र, अदर स्टेट में जहाँ पे जाएंगे वो पूरा देश अपना है। ऐसा नहीं कि उस स्टेट के अपन उस स्टेट में आके हम लोग ये फॉलो करें कि यार हम कोई दूसरे कंट्री में आ गए। इसलिए सेकुलरिज्म मतलब होता है, सेक्युलर मतलब इक्वल टू ऑल स्टेट्स। इंडियन बिकम ए सेकुलर स्टेट इन 1976 विद द 42 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वेरी इंपॉर्टेंट है ये। कब इंडिया सेकुलर स्टेट्स में काउंट हुआ? 1976 में। और 42वें अमेंडमेंट मतलब मॉडिफिकेशन में हुआ। विद द हेल्प ऑफ इंडिया डज नॉट हैव एनी ऑफिशियल स्टेट रीजन, द लॉज ऑफ कंट्री वर्क इन द सेवरल वो टू प्रिवेंट रिलीजन्स डोमिनेशंस। नाउ वी नाउ अंडरस्टैंड द वे ऑफ विच ए कंट्रीज हिस्ट्री। ये पैराग्राफ इतना, इसमें कुछ भी नहीं है। मेन चीज़ ये, अब जैसे इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे फुटबॉल के ग्राउंड में जाते हैं सभी, गेम ऑफ फुटबॉल, चेंज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रूल्स, और उसके अंदर जैसे जैसे परिस्थितियाँ चेंज होती है उसमें रूल्स चेंज होते हैं। आप देखते होंगे कभी कोई प्लेयर कौन से स्टेट से है, दूसरे प्लेयर कौन से स्टेट्स में, इसमें वहाँ पे सेक्युलरिज्म बिल्कुल दिखता है, क्योंकि वी आर ऑल इंडियंस। The various features of Indian Constitution highlighted above include complicated ideas that are often not easy in grasp. Don't worry, ये पैराग्राफ इसके अंदर, don't worry too much about for the moment in the rest of book in the higher class। ये पैराग्राफ आपके कोई काम का नहीं है, ये आपको नेक्स्ट सेशन में, ये आपका चैप्टर यहाँ तक ही है, चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ये क्वेश्चन आंसर आप सब ने ये कर लिया था। अब आपको लास्ट जो है, व्हाट इज सेक्युलरिज्म एक्सप्लेन ब्रीफली, ये आपको होमवर्क करना है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज सेक्युलरिज्म, ये आपको इसके बारे में लिखना है। यहाँ से यहाँ तक। आंसर 5, ये होमवर्क है आपके, ये चैप्टर आपके कंप्लीट हो गया है। ये होमवर्क। थैंक यू।